नमस्कार मित्रों। इस नई कड़ी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। रविवार है, हम सभी लोग, ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में हैं। इस स्थिति का लाभ लेते हुए आज शाहजी पर चल रहे एकाग्र की यह दूसरी कड़ी लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम रमेश चंद्र शाह जी की एक महत्वपूर्ण कहानी कथावाचक का पाठ सुनेंगे और जो रचनाकार इस कहानी का पाठ करेंगी वह स्वयं एक किस्सागो हैं, कहानियां और उपन्यास लिखती हैं। मेरा आशय शर्मिला जालान जी से है। अभी हम कुछ ही देर में उनसे इस कहानी को सुनेंगे। शाह जी की यह कहानी कथावाचक उनके चौथे कहानी संग्रह थिएटर में संकलित है और बाद में जो उनकी विभिन्न संग्रहों में प्रकाशित कहानियों के संचयन आए, छेक में शामिल है। मसला यह कहानी मेरी प्रिय कहानियां जो राजपाल एंड सन्स से वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई उसमें संकलित है। चर्चित कहानियां जो सामयिक प्रकाशन वर्ष 2010 से आई उसमें भी कहानी संकलित है और लोकप्रिय कहानियां नाम से भी उनका चयन आया वर्ष 2015 में प्रभात प्रकाशन से, उसमें भी संकलित है। और यह जो आप पुस्तक देख रहे हैं संपादक छबील कुमार मेहर जी की ओर से रमेश चंद्र शाह जी की कहानियों के समग्र को लेकर, उनकी पूरी कहानियों का समग्र कहानी समग्र रमेश चंद्र शाह इसमें भी संकलित है। निश्चय ही इसका अर्थ यह है कि यह कहानी स्वयं कहानीकार को भी प्रिय है। मित्रों, तो आइए इस कहानी का पाठ सुनते हैं और इसके लिए शर्मिला जालान जी ने पूरी तैयारी की है। इसके लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद करते हैं और इस मंच की पूरी टीम की ओर से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अर्पण जी। जन सुलभ पुस्तकालय के सौजन्य से जुड़े सभी लेखक, कवि, श्रोता, पाठकगण सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। अर्पण जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि जन सुलभ पर हो रहे हर एकाग्र एक तरह से एक यज्ञ है। निर्मल वर्मा पर हुआ, अज्ञेय पर हुआ, बड़े बड़े कथाकारों और कवियों पर हुआ, और आज मेरा जो ये कथा पाठ है यह इस यज्ञ में एक फूल अर्पित करना है। शाह साहब के जन्मदिन के उत्सव पर शंपा ने कल ठीक कहा कि यह एक उत्सव ही जैसा मनाया जा रहा है, तो शाह साहब के जन्मदिन के उत्सव पर मेरा भी एक फूल शाह साहब को अर्पित है। शाह साहब को मेरा सादर प्रणाम। वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, रचनात्मक रहें, ये मंगल कामना मैं करती हूँ। शाह साहब को मैंने पहली बार कब देखा, थोड़ा सा मैं आज ये याद करने लगी तो मुझे याद आता है कि मैं कॉलेज में थी और 16 लॉर्ड सिन्हा रोड श्री अशोक सेक्सेरिया जी के यहाँ पर आने जाने लगी थी अपनी कहानियाँ पढ़वाने और उनसे बातचीत करने। उनके यहाँ लोग जो आते थे, कथाकार, कवि, प्रकाशक, उन लोगों से मिलने। वहाँ पर जैसा मुझे याद आता है 1996 का वर्ष रहा होगा शायद, या 98 का, शंपा ठीक बता सकती हैं। शाह साहब का पूरा परिवार, शंपा, राजुला, ज्योत्सना जी और शाह साहब आए थे। 20-25 साल पहले मैंने उन्हें देखा था, उसके बाद भी एक बार मैंने उनको देखा
और फिर बाद में एक बार शांति निकेतन जाने के लिए वो अकेले ही आए थे, ऐसा मुझे याद आता है। मैंने उन्हें देखा था और आते-जाते देखा, पान के लिए मचलते देखा, बच्चों की तरह हँसते देखा। उनका जो अ, उनकी जो बातें थी उस पर मैंने उन पर ध्यान दिया, लेकिन मेरी शाह साहब से कभी भी बात नहीं हुई। कभी साहित्य को लेकर, कहानी को लेकर, उनकी कहानी को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, कोई कविता, कहानी, उपन्यास पर या संस्मरण पर या पत्र पर, किसी भी विधा पर मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे उन दिनों ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बात करूँ। और मुझे इसी बात से बहुत खुशी होती थी कि इन्होंने विविध विधाओं में काम किया है, कर रहे हैं और विपुल लिख रहे हैं और पूरे परिवार के साथ है। बस मैं देखती थी और जैसा था कि कुछ पकड़ाना हो, चाय पानी वगैरह, वो शायद पकड़ाती रही होंगी। लेकिन शाह साहब की शख्सियत कुछ ऐसी है कि ऐसा मुझे कभी भी नहीं याद आ रहा है कि मेरी उनसे बात नहीं है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने उनसे बात नहीं की या मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो ये इस तरह का एक रिश्ता जो है मेरे मन में शाह साहब के लिए बनता है। ये मुझे बहुत ही सहज, सरल और बिल्कुल बच्चों के जैसे उनके हाव-भाव थे, वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है उनका। तो आज कहानी जो है वो मेरी विधा है, मेरी प्रिय विधा है और यही मन हुआ मेरा कि मैं उनका एक कहानी पाठ कर पाऊँ। और आपने एक सुंदर कहानी मुझे भेजी जो कि एक पारंपरिक परिवेश की एक खूबसूरत कहानी जो है, वो आपने मुझे भेजी। इसके पहले मैं ये कह दूँ कि पिछले दिनों से जो एकाग्र हो रहा है, मैं उसे यूट्यूब पर अपनी समय और सुविधा के अनुसार देखती रहती हूँ और मैंने उनमें वरिष्ठ लोगों को सुना और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि वरिष्ठ लोग ज़्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, उनकी शिरकत ज़्यादा है और युवा लोग जो हैं, जितने लोग आए हैं उसमें अगर आज मेरी 23वीं या 24वीं कड़ी है, तो उसमें युवा लोग सिर्फ 6-7 ही पार्टिसिपेट किए हैं। वरिष्ठ लोगों को सुनना शाह साहब की रचना संसार की यात्रा तो है ही, साथ ही उनके जो बोल रहे हैं, उनके अपने जो अनुभव हैं, जीवन के और साहित्य के और यदि वो स्वयं लिख रहे हैं, तो वो अनुभव भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो वो एक दोहरे अनुभव से समृद्ध होना ऐसा मुझे हर बार लगता रहा है, जब भी मैं सुनती रही हूँ बड़े लोगों को। और बहुत प्रतिभाशाली युवा लोग आए हैं। मैंने कहानी पाठ कई लोगों का सुना है और 2 दिन पहले कुलदीप भंडारी जी जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको जब मैंने पूरा सुना तो शाह साहब की पूरी साहित्य की एक तरह से यात्रा मेरी हो गई कि किस तरह से उन्होंने बहुत बारीक बातों को बहुत विस्तार से, बहुत समय लेकर, बहुत संकोच में कि मैं बहुत समय भी ले रहा हूँ, जबकि मैंने तो खुद जनसुलभ पर कितनी-कितनी देर मैं लगातार बोलती रही हूँ पिछले दिनों। तो बहुत संकोच के साथ वो लगातार बोलते रहे और बताते रहे। तो ये एक बहुत एक तरह से शाह साहब को जानने की पूरी एक शिद्दत से कोशिश उन्होंने की और इससे जो ऑडियंस जुड़ रहे हैं, वो भी जब भी सुनते हैं तो उनकी भी एक यात्रा हो जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे 2-4 नाम मैं बस ले रही हूँ। आनंद सिंह जी का मैंने सुना कवि वो जब बोल रहे थे, बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य था उनका। कल शम्पा को सुना तो बहुत मार्मिक और मुझे तो बिल्कुल ज्योत्सना जी का चेहरा याद आ रहा था शम्पा को देखकर कि वो ज्योत्सना जी जैसी ही लग रही हैं। स्मृति शुक्ल संस्मरणों के माध्यम से बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी बातें अपना वक्तव्य रखा। श्री दयाल सिंह जी को सुना, उर्मिला शरीफ को उनकी कहानियों पर बोलते हुए सुना, पूनम जी को सुना। तो मैं सभी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही समृद्ध करने वाला पूरा जो एक सीरीज़ है जनसुलभ की, वो बहुत समृद्ध करने वाली चल रही है। और आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कथावाचक कहानी का पाठ करने के लिए। तो अर्पण जी शुरू करें? जी, लेकिन मैं यह सोचता हूँ शर्मिला जी जी, कि बात जब अशोक सिकसरिया जी की चली है, जी, तो उनसे जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, मगर सभी पर चर्चा कैसे संभव है। एक पते पर जो पत्रों का संकलन है, उनमें कई पत्र हैं और यह जो अभी मेरे हाथ में पुस्तक है संस्मरणों की आवाहयामी, इस पे भी एक बड़ा खूबसूरत अध्याय शाह जी की ओर से उन पर लिखा गया है। तो जब
अशोक सिकसरिया जी की बात चली है और आपने स्वयं कैसे उनके साथ आपका जुड़ाव रहा इस पर चर्चा की। स्वयं शाह परिवार जी के साथ और आप लोगों के साथ अशोक सिकसरिया जी एक सेतु के रूप में नजर आते हैं और ऐसे कई लेखक कलाकार गण हैं जिनके बीच अशोक सिकसरिया जी लगातार उपस्थित हैं, पाठक के रूप में, लेखक के रूप में, संपादक के रूप में, कई कई रूपों में, एक समाज कर्मी के रूप में, राजनीतिक कर्मी के रूप में। तो एक अंश मैं पढ़ लूं कि शाह जी, जी। साहब किस तरह से अशोक सिकसरिया जी को याद कर रहे हैं। जी, उसका नमस्ते एक सुरेश हिस्सा। जी। एक जी। ऑडियंस है सुरेश जी, उनको मैं नमस्कार कर रही हूँ। बिल्कुल वैसा ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी। जी, कई लोग मिलने आते थे अशोक जी के यहाँ पे और शाह साहब से बहुत लोग मिले हैं। अब तो बहुत साल हो गए उन लोगों का आना हुआ नहीं। जी, अर्पण जी अब आप पढ़ें। मैं वह हिस्सा पढ़ लेता हूं। पूरा अध्याय ही बहुत रोचक है, लेकिन हम एक हिस्सा समयाभाव में रख रहे हैं। शाह साहब लिखते हैं, अशोक सिकसरिया बुद्धिजीवी से कहीं अधिक, बहुत अधिक एक आत्मजीवी लेखक और मनुष्य थे। जी। अशोक सिकसरिया बुद्धिजीवी से कहीं अधिक, बहुत अधिक एक आत्मजीवी लेखक और मनुष्य थे। उनका लेखन ही नहीं, सामान्य वार्तालाप भी उनकी अंतरात्मा की धड़कनों के ग्राफ और दस्तावेज सरीखा था। और वे धड़कनें इतनी तेज और अविराम होती थीं कि पाठक या श्रोता अकुलाकर यह महसूस करने लगता कि ऐसी और इस कदर आत्मविद्ध, इस कदर वेद्य और बद्ध संवेदना आप अपना कवच नहीं बन सकती। अपनी ही अथाह अछोर मनुष्यता की शर्तों पर जीते चले जाने की अंतरात्मिक जिद उसे अपने लेखकीय अहम, बेहद जरूरी अहम की भी हिफाजत नहीं करने देगी। आत्मा या अंतरात्मा कोई यूं ही सेंत मेंत में मिली विरासत नहीं है। वह तो स्वयं अपने को तिल तिल गलाकर अर्जित की जाने वाली विभूति है। बिरले ही मनुष्य होते हैं जो सचमुच आत्मवान होते हैं, भले वही आत्मज्ञान और आत्मोपलब्धि मानव जीवन की चरम सार्थकता हो। जीवन में एक से एक प्रतिभाशाली लेखकों और विद्वानों का सानिध्य पाने का सौभाग्य मिला है, किंतु अशोक सिकसरिया सरीखा, निष्कवच, निस्व और निस्पृह व्यक्ति तो अपवाद ही कहा जाएगा। संयोगवश साहित्य संयोगवश साहित्य के क्षेत्र में भी मेरी सहज स्वाभाविक घनिष्ठता उनसे ही हुई जो अपने राजनीतिक विचार और कर्म में गांधी और समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि में राजनीति का सार्वजनिक जीवन में राजनीति में भी पूरे पक्के आत्मदान के अलावा उन सभी में साहित्य की स्वायत्त गरिमा का भरपूर स्वीकार और सम्मान था। स्वातंत्र के सर्वोच्च मूल्य का भी गहरा स्वीकार और आग्रह, जो उन्हें अन्य समाज कर्मियों, खासकर कम्युनिस्टों से सर्वथा अलग पहचान का अधिकारी बनाता था। इसी कारण साहित्य में भी उनकी भूमिका निरपवाद रूप से तेजस्वी और रचनात्मक रही। मसलन मेरे गुरु स्थानीय कवि आलोचक विजय देव
नारायण शाही की। इस तरह से कई तरह से शाह साहब अशोक जी को याद करते हैं। चूंकि आपने बात अशोक सेक्सरिया जी की तो मुझे लगा कि प्रसंगवश एक कोई अंश यहां पर रखा जाए। और मित्रों, मैं यह भी बतला दूं कि इस कहानी के पाठ में कुछ हमने नवीन प्रयोग किए हैं। यह विचार भी शर्मिला जालान जी की ओर से ही आया। यह बतलाता है कि शर्मिला जी की रचनात्मक सक्रियता और रचना मात्र को लेकर अधुनातन प्रयोग करने की जो जिजीविषा है वह किस कदर है। हमने इस कहानी से कुछ उद्धरण लिए हैं, बीच में हम उसे भी दिखाएंगे। और मजे की बात यह है कि इनके ही पुत्र शशांक जालान द्वारा बनाए गए चित्रों के बीच कहानी की उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को संजोया गया है। तो बीच बीच में हम उसे भी यहां पर रखेंगे। जी शर्मिला जी। धन्यवाद अर्पण जी। शाह साहब को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ और मैं कहानी पाठ शुरू करती हूँ। कहानी का नाम है कथावाचक। कथा लिखने बैठा हूँ। किसकी और कैसी कथा? मत पूछिए कृपया यह। कहीं टोकते ही कथा खो जाए और उसके साथ मैं भी तो? नहीं, आपने मुझे टोका, मैं यह नहीं कह रहा। मैंने ही खुद को टोका हो, यह भी तो हो सकता है। किधर को जा रहा हूँ मैं? कहाँ पहुँचना है? पहुँचूंगा भी कि नहीं? जिस आदमी को घर से पाँव निकालते ही इस तरह के संशय घेरने लगे, उसका पहुँचना क्या और न पहुँचना क्या? वह तो पहुँच कर भी कहीं नहीं पहुँचेगा, रास्ते में ही भटक जाएगा। तभी तो आप देख ही रहे हैं, मैं देहरी पर ही ठिठका हूँ, आपको बातों में उलझाकर। शायद छठी में या सातवीं में पढ़ता हूँगा मैं तब, जबकि यह कथा है। यह काल भी क्या अद्भुत वस्तु है। खुद तो लगता है एक ही जगह खड़ा है और हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। यह काल भी क्या अद्भुत वस्तु है। खुद तो लगता है एक ही जगह खड़ा है और हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। 42 बरस बह गए। मैं ही जब बुढ़ाने लगा तो वे क्या अभी तक बैठे ही होंगे? 42 वर्षों में एक बार भी जिस शख्स का ख्याल नहीं आया था मुझे, आज अचानक क्यों? क्या यह इस अस्पताल का, इस प्राइवेट वार्ड का कमाल है? बेहोशी दूर होने के बाद जिस तरह होश धीरे धीरे लौटता है और चीरे का दर्द जागता है। क्यों इतने बरस एक बार भी मुझे उनकी सुध नहीं आई? अभी ही क्यों आ रही है, वह भी इतनी धुंधली सी? अरे कौन? अरे वही जिनकी यह कथा होगी। कथा भर तो रह गए हैं वे अब का भी क्या मतलब? तब भी क्या वे मेरे लिए कथा ही नहीं थे? 11 बरस का रहा हूँगा मैं उस वक्त। 11 बरस के लड़के की आंखों से दुनिया को देखा है कभी? किसी कथा पुराण से कम लगती है, खास करके जब वह लड़का एक सदाबहार कस्बे के सदाबहार बाजार की मिट्टी में उगा हुआ पौधा हो। नदी किनारे जन्मे लोग जिस तरह नदी की खास आवाज को, नदी की अपनी बोली को पहचानते हुए बड़े होते हैं, फिर जहाँ भी जाते हैं नदी को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक उसी तरह उस लड़के के भीतर वह बाजारू नदी अपने सारे कौतुक कोलाहल के साथ, अपनी रंग बिरंगी आवाज़ों के साथ दिन रात बहती रहती थी और अब भी बह रही है। इस नदी उदाहरण किनारे। को एक बार और पढ़ लें शर्मिला जी। जी यह बिल्कुल। एक बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां कहानी की, तो इसे एक बार और पढ़ लें। नदी किनारे जन्मे लोग जिस तरह नदी की खास आवाज़ को, नदी की अपनी बोली को पहचानते हुए बड़े होते हैं और फिर जहाँ भी जाते हैं नदी को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक उसी तरह उस लड़के के भीतर वह बाजारू नदी अपने सारे कौतुक कोलाहल के साथ, अपनी रंग बिरंगी आवाज़ों के साथ दिन रात बहती रहती थी और अब भी बह रही है। रघुनाथ मंदिर में, जिसे पता नहीं सब कोई क्यों देवाल का मंदिर कहते थे, स्त्रियों के लिए कथा होती थी। छुट्टी छपाटी के दिन लड़का भी वहां पहुंच जाता। अटपटा तो लगता ही होगा, स्त्रियों के बीच लड़कों का क्या काम? मगर कथा रस का लोभ इस अटपटेपन पर भी हावी हो जाता।
दोपहर में जो लड़का अपनी माँ के पल्लू से बंधा बंधा वहां चुराला और मदालसा की, सावित्री और अरुंधति की कथा सुनता था, वही फिर संध्या समय मुरली मनोहर के मंदिर में अपने पिता का सहचर बन जाता। वहां की दुनिया रघुनाथ मंदिर की दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा भरी पूरी और चौड़ी दुनिया हुआ करती थी। लड़के को लगता है सारे पुराण, योग वाशिष्ठ और रामायण महाभारत सब उसी के घट में बैठे हुए हैं, उसी के घट से पनपे हैं। सच, ऐसा भ्रम उसे आज तक हो जाता है। आज भी वह लड़का मानो उसी तरह कथा सुन रहा है, उसी बाजारू नदी के किनारे। हाँ, याद आया, उनका नाम था रामचंद्र ब्रह्मचारी। बद्रीनाथ मंदिर है ना, वहां पलटन बाजार के छोर पर, वहीं कथा बांचने वे आए हुए थे उन दिनों। गाकर सुनाते थे कथा, बेहद बुलंद आवाज थी उनकी, हारमोनियम पर गाते थे। बस 10 एक दिन रहे होंगे वे, कहाँ के थे क्या थे यह किसको पता। बद्रीनाथ मंदिर में भीड़ थोड़ी कम जुटती थी। लड़के के माता पिता भी उस मंदिर में बहुत कम जाते थे। पता नहीं ब्रह्मचारी के साथ कब कहाँ मुठभेड़ हो गई पिता की। उनकी आदत थी जोगी भगवतियों को निहोरा करके घर ले जाना और भोजन कराना। माँ यूं तो कभी कुछ कहती नहीं, मगर लड़के को इतना तो समझ में आने लगा था कि घर की हालत ठीक नहीं चल रही है। यूं खास कुछ नहीं खाते थे बाबा लोग। उबला हुआ आलू बिना नमक का, या सगिया मिर्च, या सिर्फ थोड़ा सा दही और गुड़, यही फरमाइश होती उनकी। तो क्या इतना भी भारी पड़ने लगा था उस घर को? असल में पिता को महफिल सत्संग से फुर्सत कम ही मिलती थी। पिता भी पिता को भी क्या दोष दें, मेहनत नहीं करते थे ऐसा भी कैसे कहा जाए। मगर बिक्री बट्टा कुछ खास नहीं होता था। कैसे होता? एक तो वैसे ही सीधे और लापरवाह, तिस पर उधार सामान ले जाने वालों की बहुतायत, हिसाब किताब में बहुत कच्चे, घर का दलिद्दर बस किसी तरह ढका छिपा रहे। माँ इसी चिंता में घुलती रहती है। इतना लड़के की समझ में आ ही गया था। तभी तो उन दिनों वह अपना शाम का प्रिय खेल सेवन टाइम छोड़कर दुकान में बैठने लगा था और उधार वाली कॉपी में खुद अपने हाथ से हिसाब भी लिखने लग गया था। पिता से वह क्या कहे, कैसे कहे, समझ नहीं पाता था। घर में उसे उदासी घेरती थी, पर बाहर की दुनिया इस कदर रंगीली और कौतुक भरी थी कि घर की उदासी उसमें कब कहाँ बिला गई कुछ पता नहीं चलता था। पिता की दुनिया थी वह, और इसलिए उसकी भी। मेले मेले ठेले कथा कौतुक, एक से एक साधु सन्यासी, कहाँ कहाँ के आके नहीं जुटते थे वहां। किस कदर रमाने वाली कथाएं होती उनकी, एक से बढ़कर एक। पुनागिरी, दुनागिरी, कैलाश मानसरोवर, हरिद्वार प्रयाग, काशी गिरनार, रामेश्वर कन्याकुमारी, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे होते थे वे। लड़के को लगता वे सारी दुनिया घूमे हैं। किताब के भूगोल से ये जोगियों के सफरनामे उसे कहीं ज्यादा जीवंत लगते। सारी नदियां, सारे पर्वत, सारे मैदान उसे उन्हीं के भीतर से प्रकट होते दिखाई देते। बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, मराठी, तरह तरह के बाबा लोग और तरह तरह की बोली बानी उनकी। फिर भी थी तो वह हिंदी ही, वरना लड़की की समझ में वह कैसी आ जाती भला। आहा रे हिंदी, तू बोली है, क्या है तू? किस किस की जीभ पर चढ़ के क्या क्या नहीं बुलाया तूने, क्या क्या नहीं दिखाया सुनाया। दुनिया भर को बटोर लाने वाली, दुनिया भर की दुख पीड़ा, दुनिया भर का हंसी ठट्टा, दुनिया भर की कथा कहानियां बटोर बटोर कर लुटाने वाली, सबकी खोज खबर रखने वाली। तू सबकी दादी माँ नहीं हुई तो क्या हुई? ओहो, अब याद आया, रामचंद्र ब्रह्मचारी मेरठ तरफ के थे। हिंदी भी उनकी बाकी सब बाबाओं से अलग, एकदम खरी हिंदी जो ठहरी। जी हाँ, एकदम लाठी सी लगने वाली। मजे की बात मगर ये थी कि जो कथा वे गाकर सुनाते वह तो भागवत की कथा होती थी, संस्कृत में नहीं, ठेठ हिंदी के ठाठ में। पता नहीं किसने लिखी होगी वे कथाएं भागवत की, वैसी सख्त और खुरदुरी हिंदी में। कहीं बरेली वाले राधे श्याम कथावाचक ने तो नहीं? नहीं नहीं, वह तो जयदत्त पंडित जी थे, राधे श्यामी तर्ज में कथा सुनाने वाले। उनकी भी याद अचानक अभी अभी क्यों आने लगी। सुनाग मोहल्ले में दुर्गा जी का थान है ना, आंख सामने दिख रहा है। नारंगी चूरा खाता था लड़का भर दोपहरी।
जब पूरा मोहल्ला सुनसान हुआ करता। वह नारंगी का पेड़ उसी मंदिर के पिछवाड़े ही तो लगा हुआ था। उसी के आंगन में होती थी कथा जयदत्त जी की। नवरात्रि के दिनों में रुक्मणी मंगल, सत्यभामा स्वयंवर, जाने कौन कौन सी कथाएं। यह कथा पता नहीं क्यों दोपहर में ही होती थी। लड़के को इसलिए याद है कि स्कूल से भाग आता था वह सिर्फ कथा के लालच में, और दो एक बार पिटा भी था इसलिए। केवल संगीत से, केवल कथा से, या कथा वाले गीत और गीत वाली कथा उसे ज्यादा जोर से खींचती होगी। नहीं तो उस तरह के पागलपन की और क्या वजह हो सकती है। थोड़ा थोड़ा ठहरिए तो सही, ऐसी जल्दी क्या मची है आपको। मैं तो सचमुच भटक गया। रामचंद्र ब्रह्मचारी खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, वे खड़े तो हैं मेरे सामने। संध्या की बेला है, झूठ क्यों बोलूं मैं। लड़के को इस वक्त दुकान पे होना चाहिए था। 3 दिन हो गए उसे यहाँ झक मारते हुए। ऐसा क्या जादू फेंक दिया ब्रह्मचारी ने उस पर, जो तब से उनके पीछे ही लगा है। ऐसी दमदार आवाज, ऐसी गजब की कथा कभी सुनी भी है इस कस्बे के लोगों ने। कैसे रुला दिया था परसों प्रहलाद की कथा ने। कोई रुला सकता है इस तरह, कोई हंसा सकता है इस तरह। वह जादू नहीं तो क्या था। और फिर भी कल के दिन परसों से भी कम श्रोता जुटे, और आज आज कथा का उद्यापन था। आज तो लड़के ने सोचा था पूरा प्रांगण भर जाएगा, बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। आरती का ताल घुमाने की ड्यूटी उसकी है, खुद आगे बढ़ के संभाली है उसने। कल उसे बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा क्या, उसे रोना आ गया था कस्बे वालों की उदासीनता देखकर। कुल 5 रुपये भी नहीं जुटे थे, जबकि पिछले दिन 15.5 रुपये चढ़े थे। लड़के ने सोचा था आज सारी कसर निकल जाएगी। कितने सारे लोगों से तो वह दुग दुग ही बोल आया था। पिता ने भी यही कहा था कि उद्यापन के दिन ही लोग सबसे ज्यादा आते हैं। बेकदरी जैसी कोई बात नहीं। पिता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा था, दरअसल यहाँ के लोगों को अभी आदत ही नहीं पड़ी उस तरह की कथा सुनने की। क्या इससे समाधान हो गया था लड़के का? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। ये आदत क्या होती है, और क्या ये अच्छी बात है? वही घिसी पिटी तर्ज पर घिसी पिटी चीजें सुनना, यही तो खूबी है ब्रह्मचारी जी की। एकदम निराला ढंग है उनका। ये कस्बे वाले बिल्कुल कदर नहीं जानते गुणी आदमी की। लड़के के मन में कुछ खटका तो था कि कहीं आज भी लोग कम आए तो। मन ही मन उसने मनौती मान रखी थी। नहीं, यह ब्रह्मचारी जी की नहीं, उसके नगर की इज्जत का सवाल है। कपिन महाराज नहीं आए थे पर साल? किस कदर हाथों हाथ लिया था उन्हें इसी नगर के लोगों ने। तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी मुरली मनोहर के मंदिर में। फिर रामचंद्र ब्रह्मचारी ने ही क्या बिगाड़ा है इनका। लड़का आज सुबह से ही सपना देख रहा है कि वैसे ही भीड़ आज बद्रीनाथ मंदिर में जुटेगी और रामचंद्र ब्रह्मचारी का डंका बज जाएगा। वहीं परसों जैसा हाल हो जाएगा श्रोताओं का। रामचंद्र ब्रह्मचारी भी क्या याद करेंगे कि कैसे रसिक गुणगाहक मिले थे उन्हें। फिर तो हर साल बुलाए जाएंगे। अगली बार उनकी कथा यहाँ इस पलटन बाजार के कोने में नहीं, नगर के बीचों बीच मुरली मनोहर के प्रांगण में होगी। यह क्या, कथा पूरी भी हो गई इतनी जल्दी? हड़बड़ा कर लड़का आरती का थाल घुमा रहा है। 1 रुपया भी पूरा नहीं हुआ। हो कैसे? परसों अगर 100 जुटे थे तो कल 40-50 थे, और आज आज तो कल से भी कम श्रोता जुटे। क्या हो गया है लोगों को, और इस कदर कंजूसी। कैसे दलिद्दर लोग हैं। शर्म भी नहीं आती इस तरह पैसा अधन्ना डालते हुए। लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। फूट फूट कर रोना चाहता है वह। हारमोनियम खिसकाकर चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं बेचारे ब्रह्मचारी जी। कितना बुरा लग रहा होगा। किस मुंह से सौंपे थाली, एक चवन्नी जो चाट खाने को कब से जमा कर रखी थी लड़के ने, वह मिलाई। तब जाके कहीं 1 रुपये की रेजगाड़ी पूरी हुई। अचानक ब्रह्मचारी जी उठकर खड़े हो गए हैं। थाली के तांबे, पीतल, गिलट के सिक्कों को निहार रहे हैं चुपचाप। तू ही रख ले बेटा। बेटा सिक्के बटोर के उनकी जेब में डाल देता है और मुंह फेर लेता है। रामचंद्र ब्रह्मचारी उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए ऐसे उसमें देख रहे हैं
जैसे लड़का आईना हो। फिर आकाश की ओर देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हैं। राम तेरी माया। क्या पेट में दर्द उठ रहा है? क्या पेट में दर्द उठ रहा है? वे इस तरह क्यों हाथों से अपना पेट दबाए हुए हैं? चल बेटा, आज थोड़ा नगर भ्रमण कर ले, फिर पता नहीं कब आना हो। पिताजी से कह देना मैं तनिक विलंब से आऊंगा। मैं अभी आया, कह के जो रामचंद्र ब्रह्मचारी अपनी कोठरी में घुसे कि अभी तक निकलने का नाम नहीं। लड़का खड़ा खड़ा अकुलाने लगा है। पिता ने कहा था, कथा पूरी हो जाने के बाद तू इनको घर ले जाना, इनको घर ले आना। मुझे आज तबला बजाना होगा एक महफिल में। आ जाऊंगा मगर थोड़ी देर हो जाएगी। खिला देना इनको, बेचारे भूखे होंगे। खा पी के उनसे बातचीत करना। तुझे बहुत अच्छा मानते हैं वे, बहुत बड़ाई कर रहे थे तेरी। अब ये ब्रह्मचारी खुद देरी से आने वाले हैं, तब फिर मुझे क्यों अटका रखा है? लड़के की आंखों में खाली दुकान झूल रही है। जाने कितने ग्राहक लौट चुके होंगे। आज लगता है इनका भी मन कथा में नहीं लगा, तभी तो जल्दी जल्दी समेट दिया सब। भला यह भी कोई बात हुई? असल में मूड ही खराब हो गया इनका। देखा भेंट भेंट कुछ मिलनी नहीं है तो कथा बिगाड़ के धर दी। कैसे कथावाचक हैं ये, कैसे जोगी भगत हैं जो पैसे देख के कथा बाँचते हैं। अगर इनकी जगह जयदत्त जी होते तो क्या इनकी तरह करते? कभी नहीं करते वो ऐसा। ये पिताजी भी अजीब हैं, खुद तो आए नहीं एक दिन भी कथा सुनने, और मुझे खामखा इनकी ड्यूटी बजानी पड़ रही है। खिला तो दिया था एक बार इन्हें घर पर, दोबारा इन्हें बुलाने की भला क्या जरूरत थी? और ये भी झट तैयार हो गए। जयदत्त पंडित जी तो किसी के घर नहीं जाते इस तरह, इनसे कहीं ज्यादा अच्छे कथावाचक हैं। जबकि वो आवाज भी इनकी उनसे ज्यादा सुरीली है, तभी तो लोगों को पसंद नहीं आए। ठीक हुआ जो नहीं आए लोग। क्यों आए? यह थी उस लड़के की मन की लीला, जो अभी थोड़ी देर पहले ही रामचंद्र ब्रह्मचारी की बेकदरी पर रो रहा था और अपने नगर के लोगों को कोस रहा था। मिनटों के भीतर यह क्या हो गया उसको। जयदत्त पंडित जी की थाली सिक्कों से, नोटों से किस कदर भर जाती है। रामचंद्र ब्रह्मचारी को कुल 12 आने चढ़े, और वह भी पूर्णाहुति के दिन। धरती आसमान का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? मगर ब्रह्मचारी का इसमें क्या दोष? और जयदत्त पंडित जी ने ऐसी कौन सी माया जोड़ ली? कितना बटोर सकता है आखिर कोई भी कथावाचक कुल 9 दिन की कथा में? आखिर कितना बटोर सकता है कोई भी कथावाचक कुल 9 दिन की कथा में? वे भी क्या गरीब नहीं? कथा की कमाई आखिर कितनी दूर तक जाएगी? रामचंद्र ब्रह्मचारी उस दिन बुरी तरह फेल हो गए थे ना। मगर उसके पहले दिन और उसके भी पहले दिन कैसी थी वह बाढ़, कहाँ से उमड़ आई थी वह, जिसमें सब यहाँ से वहां तक डूब और तिर रहे थे। ध्रुव की और हाँ प्रहलाद की कथा सुनकर क्या दशा हुई थी खुद उसकी। क्या भूल गया लड़का इतनी जल्दी? किसकी विभूति थी वह? किसका जादू था? कोई बताए तो सही जरा। किसका था वह चमत्कार? भक्त प्रहलाद का? भागवत रचने वाले का? ठेठ हिंदी के ठाठ में उस कथा को बांधने वाले का? या कि उस धुन, उस तर्ज में उस कथा को ढालने वाले का? या उस बुलंद आवाज का जो उस दिन बद्रीनाथ के दरबार में घंटों गूंजती रही थी? आवाज, महज आवाज से क्या वैसा चमत्कार घटित हो सकता है? हुनर चाहिए, हुनर। कथा कहने का सलीका चाहिए। तो क्या नहीं था सलीका और हुनर रामचंद्र ब्रह्मचारी को कथा सुनाने का? बद्रीनाथ जी ने ही अपने मंदिर के लिए ऐसी दूर और सुनसान जगह चुनी, तो बेचारे ब्रह्मचारी जी ही अपनी कथा की पूर्णाहुति के दिन कहाँ से कद्रदानों की भीड़ बटोर लाते। दिन दोपहरी की धूप में मील भर पैदल चल के वहां पहुंचना और 2-2 3-3 घंटे उस पथरीले आंगन में पालथी मार के बैठे रहना महज कथा सुनने की खातिर, क्या यह किसी के बूते की बात है? और क्या नगरवासियों को और कोई काम नहीं है? आखिर वह सुनार मोहल्ला तो था नहीं जो बीच बाजार में पड़ता और हर तरह के श्रोताओं के लिए सुगम है। कहाँ सुनार मोहल्ला और कहाँ पलटन बाजार, कहाँ देवी का थान और कहाँ बद्रीनाथ धाम। पहुंचना ही भारी ठहरा वहां तो। आहा,
जयदत्त पंडित जी भी क्या समा बांध देते थे। वैसी राधे श्यामी क्या कभी कहीं और भी सुनी लड़के ने? नहीं सुनी भई, सच्ची बात है। मगर क्या रामचंद्र ब्रह्मचारी का काम उससे कहीं ज्यादा कठिन नहीं था? कहाँ रुक्मिणी मंगल और कहाँ श्रीमद् भागवत, कोई तुलना है? तब फिर ब्रह्मचारी जी आखिर अपनी गुफा के बाहर निकल आए हैं। देर तो नहीं हो गई बेटा? बस नीचे गाड़ी सड़क तक मेरे साथ चले चलो, फिर तुम्हारी छुट्टी। लड़का तब तक तंग आ चुका था। गाड़ी सड़क इन्हें मालूम नहीं? बस इसी काम के लिए मुझे इतनी देर से रोक रखा था? बुरी तरह झुंझलाया। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ ब्रह्मचारी के आगे आगे चल पड़ा। तनिक धीरे बेटा, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लड़के के पांव ढलान पर वैसे ही फिसल रहे थे। वह वैसे ही फिसलता रहा, मानो ब्रह्मचारी की बात कान में ही न पड़ी हो। ढलवा रास्ता जैसे ही माल रोड से मिला, वह रुक गया। अपना पेट एक हाथ से दाबे ब्रह्मचारी जी धीरे धीरे उतरते हुए उसके साथ हो लिए। बस 2 मिनट और बेटा। कोई 50 कदम चले होंगे कि वे अचानक ठिठक गए और सड़क के ऊपर खड़ी इमारत की ओर इशारा करते हुए बोले, एक काम करोगे बेटा? सामने वो दुकान है ना, वहां से एक पौवा ला दो। ये लो। 2 नोट जेब से निकाल कर उन्होंने लड़के की ओर बढ़ा दिया। लड़का पहले तो स्तंभित, अवाक, उनके इस बढ़े हुए हाथ और फंसे नोटों को घूरता रह गया और फिर जैसे कुछ सुना ही न हो, बोला, क्या बाबा जी? पौवा बेटा, बरंडी कहना, जैसी भी जो भी दे दो। वो लेता आ। बहुत दर्द है पेट में आज बेटा, मेरी दवाई है वो। लड़के के काटो तो खून नहीं। ओहो, तो इसी के लिए मुझे बिठा के रखा था। तो क्या सभी बाबा लोग की यही लक्षण है? नहीं नहीं, यही ऐसा है, तभी मन नहीं लग रहा था आज कथा सुनाने में, है ना? कैसे लगता? तो क्या ये रोज व्यास पीठ पे विराजने से पहले पूरा पौवा चढ़ा के आता था? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया इसके साथ। और पिताजी बोले थे घर ले आना, खिला देना इन्हें। मैं तो इसे अब अपने घर में घुसने भी ना दूंगा। किस सोच में पड़ा है बेटा, जाना। लड़का नीची गर्दन किए चुपचाप खड़ा था कि धरती फट जाए और उसे भीतर ही भीतर सुरंग की तरह निगल ले और यह ठग बाबा उसकी परछाई तक न छू पाए। आप ही जाकर ले आइए ना, उसने अपने आप को कहते सुना। ये हमारे रिश्तेदार की दुकान है जिनसे हमारी बोलचाल तक बंद है। लड़के का गणित साफ था। ठग बाबा दुकान में घुसा और मैं रफू चक्कर। मगर ब्रह्मचारी जी थे कि कोई असर ही नहीं हुआ। लड़के ने पहली बार सिर उठाकर देखा। किस कदर खिसियाया, लाल, बेहद दयनीय चेहरा। हद है बेशर्मी की। ला दे बच्चा, मेरी मजबूरी समझ। तुझे कष्ट नहीं देना चाहता था, इस भगवे की लाज रख ले। कहीं एकांत में बैठ के 2 घूंट लगा लूंगा। बहुत दुखता है बेटा, राम जी की सौगंध, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। उनका स्वगत भाषण जारी था और इधर लड़के की अकुलाहट अपनी चरम सीमा पर पहुंचना चाहती थी। इसे कहते हैं कौवा खाने का मन हुआ तो कह दिया कौवा नहीं, तीतर है। हे भगवान, ऐसे पाखंडी पापी जोगी भेष धरे घूमते जाने क्या क्या नहीं करते होंगे। छी छी, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? छोड़ इस बगुला भगत को यहीं और भाग, फौरन भाग यहाँ से। सिर पर पांव रखकर भागने का मुहावरा जिसने इजाद किया होगा, उस लड़के को देखकर ही किया होगा। घर पहुंचकर ही सांस ली उसने। हांफते हुए माँ को सारा किस्सा बताया। माँ चुपचाप सुन रही है, जैसे यह मामूली सी बात हो। छोड़ हटा, जो हुआ सो हुआ। अब तो दुकान में बैठ और सुन, तेरे बाबू जब आए तो उनसे इस बारे में कुछ भी मत कहना, समझा? क्या मतलब हो रहा है तुझे इन सारी बातों से? करने दो जो करते हैं। क्या मतलब इसका? लड़का हैरान और परेशान झुंझलाकर पैर पटकता हुआ दुकान चला गया। रात के करीब 9 बजे दुकान बंद करके घर को लौटा तो उसके मन में खटका था, रामचंद्र ब्रह्मचारी कहीं घर में ही न जमे हों। उस बेशर्म का क्या ठिकाना। मन ही मन, हालांकि कहीं उसे यह भी लग रहा था कि उसने इस कपटी को कैसे निपटा दिया कि अब वह आ नहीं सकता। किस मुंह से आएगा? क्या आरती उतारेंगे? क्या आरती उतारेंगे उसके पिताजी?
सारी पोल खुल जाने के बाद तभी तो। अरे हाँ, तभी तो कहा होगा माँ ने कि पिताजी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। सचमुच ही रामचंद्र ब्रह्मचारी नहीं आए घर उस दिन। तसल्ली हो गई लड़के को। खा पीकर सो गया वह। मगर उसके कान शायद नींद में ही उससे अलग होकर बाहर के दरवाजे की सांकल पर चिपक गए होंगे। तभी तो जब आधी रात को सांकल खड़की तो वह इस तरह चौकन्ना हो गया जैसे सोया ही न हो। सोए सोए ही अंधेरे में उसने माँ को दरवाजा खोलते और पिता को भीतर जाते देखा। अरे यह क्या? यह दोबारा सांकल क्यों बजी? कुछ खुसुर पुसुर तो हुई थी जरूर चौके में दोनों के बीच, पर जब तक वह उठकर धीरे से अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कान लगाता, तब तक पिताजी झपटते हुए उल्टे पांव वापस। कहाँ? तो क्या माँ ने सब कुछ बता दिया? इतनी जल्दी? न खाना न पीना, उल्टे पांव वापस चले गए। और कहाँ जाएंगे? जरूर उस ठग बाबा की खोज में। लड़का घबरा गया। अब क्या होगा? थोड़ी देर में साकल फिर से बजी। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? रामचंद्र ब्रह्मचारी मिले नहीं क्या? बद्रीनाथ जी के पट तो बंद हो गए। पहुंचे नहीं पहुंचे क्या पता। ऐन उसकी कोठरी के सामने गलियारे में पिता की आवाज गूंज रही थी। राम जाने कैसी तकलीफ थी, क्या तकलीफ थी। गुन्नू क्या जाने। मजबूरी हालत होगी, तभी तो इसे निहोरा किया। गुन्नू ने ऐसा नहीं करना था। बेचारों को जाने कैसी तकलीफ थी। तूने कहा नहीं उससे? हो गया अब जो होना था। चौके की ओर जाती हुई माँ की थकी सी आवाज भी लड़के को सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, जब तू भी उसी की तरफदारी अब तू भी उसी की तरफदारी कर। आगे कुछ लड़के को सुनाई नहीं पड़ा, पर अब माता और पिता के बाकी संवाद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। नींद ने फिर उसे अपने में समेट लिया। पर क्या सचमुच सचमुच उस रात लड़के को नींद आई होगी? पर क्या सचमुच सचमुच उस रात लड़के को नींद आ गई होगी? कैसा लगा होगा उसे? क्या क्या सोचा होगा उसने अपने पिता की बातें सुनकर? उसे तो अब कुल मिलाकर बस इतना ही याद आ रहा है कि काफी ढूंढ खोज के बावजूद दूसरे दिन भी रामचंद्र ब्रह्मचारी का कोई पता नहीं लगा था। कहाँ गायब हो गए वे आखिर? लड़के की तरह ही क्या वे भी भाग गए थे घर? घर तो उनका उस वक्त बद्रीनाथ मंदिर ही था। फिर कहाँ गायब हो गए वे? पैदल ही मेरठ भाग लिए क्या रातों रात? उन्होंने कहा था कि वे नगर भ्रमण करेंगे, तो क्या नगर भ्रमण के बदले नगर निष्क्रमण कर गए? पिता सचमुच ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। दूसरे दिन पिता सचमुच ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे दूसरे दिन। इतना लड़के को याद है। मन ही मन लड़का एक विस्फोट की बाट जोहता रहा, मगर पिता थे कि न कुछ बोले न चाले। सुन्न खींचे रहे। बिल्कुल 3 दिन, जाने कितने दिन। क्यों आखिर? किस लिए? यह लड़का कभी समझ नहीं पाया। अबोला ठाने रहे। भला क्यों? लताड़ना चाहते रहे होंगे शायद, पर कैसे लताड़ते? समझाना चाहते थे शायद ब्रह्मचारी का पक्ष लेकर, मगर कैसे समझाऊं, शायद यही सोचते रह गए। लड़का आखिर लड़का ठहरा। शराब शराब ही हुई और पीरा महज पीरा। क्या शराबी की पीड़ा जैसी भी कोई पीड़ा होती है? शराबी भी वे थे ही, यह भी कैसे मानकर चला जाए, और शराबी नहीं थे वे, यह भी कैसे कहा जाए। बहरहाल जिसकी कथा जाननी थी वह कथावाचक नहीं, अपना कथानायक तो जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया, पिता और पुत्र को बीच भंवर में छोड़कर। कथा पूरी हो तो कैसे हो। वैसे अपनी ओर से कथा का उद्यापन तो कर ही गए थे वे उस शाम बद्रीनाथ मंदिर में। इसलिए तो फिर वे कभी नहीं दिखे उस नगर में। कथा तो होती रहती है, और शायद अब भी ऐन इस वक्त भी वहां चल ही रही हो कथा। यही तो दिन थे वे, इन्हीं दिनों की तो बात है। बहरहाल जिसकी कथा जाननी थी वह कथावाचक नहीं, अपना कथानायक तो न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया, पिता और पुत्र को भंवर में छोड़कर। कथा पूरी हो तो कैसे हो।
वैसे अपनी ओर से कथा का उद्यापन तो कर ही गए थे वे उस शाम बद्रीनाथ मंदिर में, इसीलिए तो फिर वे कभी नहीं दिखे उस नगर में। कथा तो होती रहती है और शायद अब भी ऐन इस वक्त भी वहाँ चल ही रही हो कथा। यही तो दिन थे वे, इन्हीं दिनों की तो बात है। धन्यवाद अर्पण जी। क्या शर्मिला जी जी इस कथा पाठ के लिए, और इस कहानी पर कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, कहें। जी अर्पण जी, मुझे जो कहानी पढ़ के मुझे जो बातें समझ में आई कि इस कहानी में 3 कथावाचक हैं। एक तो लेखक जो कथा कह रहे हैं, और दूसरे वे रामचंद्र ब्रह्मचारी जी जो कथावाचक हैं, जो कथा कह रहे हैं, और तीसरा कथावाचक गुन्नू जो कि छठी में था और 42 वर्ष के बाद रामचंद्र ब्रह्मचारी को वो याद कर रहे हैं। अस्पताल में बैठा हुआ गुन्नू जो कि 42 ईयर्स के बाद रामचंद्र ब्रह्मचारी को याद कर रहे हैं अस्पताल में, जब उसे चीरा लगा है। कहानी पाठक को बहुत साथ लेकर चलती है और स्वगत भाषण लगातार कहानी में आते जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कहानी एक पारंपरिक परिवेश में बहुत रूटेड रची बसी कहानी है, और कहानी में गुन्नू का जो आत्मालाप है वह जैसे हम स्वयं हम खुद बोल रहे हैं, उस तरह का एक भाव वहाँ पर आता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस कहानी में जो मुझे कुछ बातें नज़र आई कि गुन्नू का जो बाल मन है, वह जो उसकी उम्र है, उसके लिए कई चीज़ें जो हैं वो एक पवित्र सा भाव है। बाल जीवन में बड़ों की दुनिया जो होती है और उनका जो सच होता है, उनका जो चेहरा होता है, वो चेहरा यदि कभी बेनकाब होता है तो बच्चे उससे बहुत आहत होते हैं। उनके अंदर कुछ चरकता है, कुछ टूटता है। गुन्नू के मन में बहुत लगाव है रामचंद्र ब्रह्मचारी जी को लेकर, और जब बाद में जब वे उसका दूसरा रूप देखता है गुन्नू, तो उसके मन की वह जो पवित्र सा उसके मन में जो अमूर्त सा पवित्र सा एक भाव है सन्यासी ब्रह्मचारी को लेकर, वो भाव उसका टूटता है और उसे ऐसा लगता है, जो वो बोल नहीं पाता, जो वो समझ भी नहीं रहा, उसे ऐसा लगता है कि रामचंद्र ब्रह्मचारी जो हैं उनके जीवन में त्याग होना चाहिए, शायद वो ऐसा सोच रहा हो। तो मानवीय दुर्बलताएं उनके अंदर अगर हैं तो क्यों है, वो नहीं होनी चाहिए। बाद के दिनों में तो वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा, लेकिन उस समय तो यह जो एक बात है कि बच्चों की एक खास दुनिया होती है और बच्चे एक खास तरह की श्रद्धा भाव लेकर जीवन में रहते हैं उस उम्र में, और कहीं कोई चीज़ बेनकाब होती है तो वे बहुत अंदर से आहत होते हैं, टूटते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि बाद की उम्र में अगर वो सोच रहे हैं, जब वो बड़े हो गए हैं, गुन्नू पहले छोटा था, बाद में वो बड़े हो गए हैं गुन्नू, तो गुन्नू जब सोच रहे हैं तो बाद की उम्र में उनके पास वैसे सवाल नहीं होंगे जैसे सवाल बचपन में उनके पास रहे होंगे। तो वह जो एक पवित्र सा अमूर्त सा एक श्रद्धा भाव जो रहता है, वो श्रद्धा भाव जब टूटता है, जो कि सबके साथ सब उस अनुभव से गुजरे होंगे। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज, कोई ना कोई चीज हमारे अंदर टूटी होगी, जो कि अब अगर हम सोचें तो हमें लगेगा कि ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तो ये इसको बहुत सुंदर से ये कहानी जो है वो हमारे सामने रखती है। उसके बाद इस कहानी में बहुत मुझे ऐसा लगा कि समकालीन जो इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं, कि जब वो वहाँ पर एक लाइन है कि कथा कहकर कोई कब तक जो है चला सकता है। एक वहाँ पर वाक्य है, मैं फिर से एक बार देख के बोल रही हूँ कि कहानी कहने और पढ़ने वाले या कथा कहकर लोग कब तक जो है अपने जीवन को चला सकते हैं। और कई कई जो महात्माओं की बात आती है, वो एक उसकी राजनीति भी खुलती है।
कथा बोलने वाले हैं, प्रवचन बोलने वाले हैं, किसी की कथा अच्छी है वो क्यों है, कहाँ पर जो कथा हो गई है वहाँ पर दर्शक ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो चढ़ावा है उसका क्या कारण है। तो ये जो सारी चीज़ है वो सारी चीज़ें वो एक बहुत सुंदर से जो कि हम अपने जीवन में देखते हैं, हम इस चीज़ों से गुजरते रहते हैं कि जो लोकप्रिय है वो लोकप्रिय क्यों है, और जो जहाँ पर लोगों की पहुंच नहीं है वहाँ पे लोगों की पहुंच क्यों नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी हम इस कहानी में बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं और समझते हैं। कहानी में जो परिवेश है जो वहाँ का, वो हमें एक ऐसे समय और कालखंड में ले जाता है जब कथाएं होती थी, जबकि आज हम लोग महानगर में मध्यवर्गीय जीवन में कथा जो है एयर कंडीशन हॉल में होती है या फिर ऐसे पंडाल इस तरह के लगे होते हैं। तो वो एक जो परिवेश आ रहा है, वो माहौल और परिवेश, उससे उस कालखंड में हम लोग चले जाते हैं। ये भी कहानी की एक उपलब्धि है कि हमने बचपन में, जैसे मैंने बचपन में रामलीला रासलीला देखी, लेकिन अब की पीढ़ी रामलीला रासलीला उस तरह से उन्हें देखने का अवसर नहीं मिलता। हमने कलकत्ते में ही देखी है, वृंदावन जाकर नहीं देखी, लेकिन कलकत्ते में भी रामलीला जो रासलीला होती थी, वो रामलीला रासलीला आज जो होती है उसमें भी बहुत फर्क आ गया है। तो ये एक पारंपरिक भारतीय समाज जो है वो उसके वो हमें सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा, हमें लगता है कि हम इस जीवन के साक्षी रहे हैं, हमने ये जीवन जिया है, हमने ये देखा है, ये इसमें जो बात आ रही है उससे हम कनेक्ट करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद अंत में मुझे एक बात ये लग रही है कि पूरी कहानी सभी ने सुनी, आपने भी सुनी अर्पण जी। 80% बातें जो है कहानी में, कहानी का परिवेश, वातावरण, वर्णन, तरह तरह के कथावाचक, किस कथावाचक को लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, कहाँ चढ़ावा चढ़ता है ज़्यादा, कहाँ नहीं चढ़ता है, ये तमाम बातें, तरह तरह की बातें, तमाम बातें आ गई हैं। और ये 80% बातें जो है कहानी में, 80% बातें यही हैं। लेकिन जो 10 या 20% बात है वो ये है कि गुन्नू को 42 साल के बाद अस्पताल में वार्ड में लेटे लेटे रामचंद्र ब्रह्मचारी याद आते हैं। तो एक प्रश्न मन में जागता है कि अब गुन्नू जो हैं वो 54-55 के हो गए होंगे, तो उनके जीवन में तो बहुत सारी चीजें घटी हैं, बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की हैं, तो उनको रामचंद्र ब्रह्मचारी जी की ही बात क्यों याद आ गई है। अगर उन्हें चीरा लगा, वो वार्ड में वहां पे बैठे हैं और एकांत मिल रहा है, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिक होने से उनको रामचंद्र ब्रह्मचारी जी की बात ही क्यों याद आ रही है। इससे मन में प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन का नाता, गुन्नू के जीवन का नाता ब्रह्मचारी जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो कि इस कहानी में अनुत्तरित रह जाता है। कहानी उस दिशा पर नहीं जाती, और कहानी का ये मकसद भी नहीं है, कहानी उस इशू पर भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जो पिता की बात आती है, माँ की बात आती है, बहुत तरह की बातें आती है, कथावाचक, तो वो कथावाचक की ही कहानी को वो क्यों रिकॉल कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो मुझे कहानी को पढ़ते हुए समझ में आई। और कुछ शब्द, मैं चूंकि अहिंदी भाषी प्रदेश में हूँ कलकत्ते में, और कुछ शब्द जो है कहानी में मैंने पढ़ते हुए जो आते हैं, जो कि आजकल के बच्चों ने उस शब्द को रिप्लेस कर दिया है, बच्चों की माओ ने भी रिप्लेस कर दिया कुछ शब्दों को, उन शब्दों को मैं दोहरा रही हूँ। जैसे संझा, हम लोग सांझ बाती कहते थे, संझा भी मैं तो बोल भी लेती हूँ, लेकिन संझा रिप्लेस हो गया शाम से। निहोरा, आजकल लोग, निहोरा का मतलब मुझे लगता है कि कभी सुनते हैं तो बहुत आत्मीय सा महसूस होता है कि कितना सुंदर, कितनी अच्छी हिंदी बोली। निहोरा खुशामद से रिप्लेस हो गया है। पर साल को पिछले साल लोग बोलने लगे हैं, पैसा धन्ना भी नहीं बोलते। लक्षण, लक्षण, ये तो तत्सम तद्भव की बात है। साकल, साकल शब्द सुनते ही नहीं है, साकल की जगह चेन आ गया, लॉक आ गया है। पट यानी दरवाजा और गेट, चौका यानी रसोई और किचन। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कानों में बहुत बच्चों के शब्द पढ़ते हैं, और आजकल यहाँ पर जो बोली जाने वाली हिंदी है, जो उस हिंदी को मैं सुनती रहती हूँ, तो कहानी पढ़ते हुए मुझे इन शब्दों के द्वारा बहुत आत्मीय अनुभव हुआ।
और कहानी ने मुझे बहुत समृद्ध किया और आप लोगों को आशा करती हूँ कि मेरा पाठ ठीक-ठाक सा लगा होगा। धन्यवाद अर्पण जी। जी, शुक्रिया शर्मिला जी। पाठ ही ठीक नहीं लगा, इस कहानी पर आपके द्वारा किया गया यह विश्लेषण भी उतना ही सटीक लगा, उतना ही प्रिय लगा। और मित्रों, जिस तरह से शर्मिला जी ने इस कहानी में प्रयुक्त शब्दों को भी यहां पर रखकर और उसे आज के प्रसंग से जोड़कर देखा, वह भी महत्वपूर्ण है। बदलते वक्त के साथ हमारा परिवेश बदलता है और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली भी बदलती है। उसकी भी व्याख्या हमने देखी। कुछ एक नोट्स मैंने भी लिए हैं इस कहानी पर। मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर उसे साझा करूं। मित्रों, कथावाचन जो यह कहानी है, कथावाचक, तो कथावाचक कहानी के बहाने शाह साहब हमारे परिवेश में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित कथावाचन के प्रभाव को रेखांकित कर रहे हैं। जिस तरह से गुन्नू अपने बचपन में डांट खाकर भी, स्कूल से बाहर निकलकर भी कथावाचन का रस लेता है, वह महत्वपूर्ण है। और कई बार इसके लिए गुन्नू खतरे भी मोल लेता है। मसलन अपनी मां के साथ दोपहर में स्त्रियों के लिए कही जाने वाली कथाओं की मंडली में प्रवेश कर जाता है और शाम में दूसरे मंदिर में, जहां अपेक्षाकृत पुरुषों का जमा बड़ा अधिक है, वहां भी वह बैठ जाता है। और एक बेहद रोचक प्रसंग उस अवसर का है, अगर मुझे मिले तो मैं उसको वापस पढ़ता हूं। और जब इन विभिन्न कथाओं के बीच रहते हुए, बड़ा होते हुए गुन्नू स्वयं उस आदि कथा स्रोत जैसा बन जाता है। कथावाचक की या कथावाचन परंपरा की यह कितनी बड़ी सफलता है शर्मिला जी, कि कथा सुनते हुए हम स्वयं कहीं न कहीं उस स्वयं को ही आदि कथा स्रोत मानने लगे। यह बिल्कुल, कितना बिल्कुल। गहरा मनोविज्ञान है जिसे लेखक ने पकड़ा है। जी। मैं उस अंश को पढ़ता हूं। जी, जी। शाह जी लिखते हैं, लड़के को लगता है सारे पुराण, योग वासिष्ठ और रामायण महाभारत सब उसी के घट में बैठे हुए हैं, उसी के घट से पनपे हैं। सच, ऐसा भ्रम उसे आज तक हो जाता है। आज भी वह लड़का मानो उसी तरह कथा सुन रहा है, उसी बाजारू नदी के किनारे। तो हमारे बचपन की ये सघन स्मृतियां जिस तरह से हमारे साथ चलती हैं, वह अपने आप में एक बड़ी बात है। लेखक इसकी ओर भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी बाद की पीढ़ियों में या हमारे अपने घर के बच्चे अब उन परिवेशों में नहीं जी रहे हैं। उनके पास जिस तरह की स्मृतियां हैं, कल हो के वे उन्हें याद करेंगे। मगर हम लोगों की पीढ़ी में या शाह जी की पीढ़ी में जो लोग रहे, वे जिस तरह से अपनी स्मृतियों को याद करते हैं, वह कमाल का है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कहानी के बहाने किस तरह से कथावाचन की परंपरा रही है और उसका हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इन तमाम अंतर संबंधों को पकड़ने की यहां पर कोशिश है। इस कहानी में परंपरा पोषित भारतीय समाज को अगर देखिए, अगर हमें उसको संपूर्ण रूप में उकेरना है, तो जाहिर है कि इसमें ये सभी परंपराएं आएंगी। अगर तार्किकता और
नास्तिकता की नजरों से हम सब कुछ देखेंगे तो भारतीय समाज का समेकित चित्रण संभव नहीं हो सकेगा। भारतीय समाज जिन विभिन्न धागों से बना है, इन जैसी कई श्रुति परंपराएं हमारे समाज में हैं, इन सब से हमारा सामूहिक अवचेतन खड़ा होता है, निर्मित होता है। हमारे साहित्य में उनको जगह मिलनी ही चाहिए। तो शाह जी का कहानीकार लगातार इस बात को लेकर कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा होता है। एक दो और बातें कहूंगा। जी। अगर तार्किकता और नास्तिकता की नजरों से ही हम सब कुछ देखेंगे, कई लेखक इस तरह से करते हैं, किसी फॉर्मूलाबद्ध होने के कारण या कई बार आयातित विचारधाराओं के वशीभूत हो जाने के कारण। तो मुझे लगता है कि अगर तार्किकता और नास्तिकता की नजरों से ही हम सब कुछ देखेंगे तो भारतीय समाज का समेकित चित्रण संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी मैं उन मित्रों के लिए भी कहूंगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में आस्तिक हों या नास्तिक हों, हमारे भीतर के लेखक को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आस्तिकताओं की चर्चा कर रहे हैं, जो परंपराओं की चर्चा कर रहे हैं, जो इस तरह के कथावाचन की परंपरा को ला रहे हैं, वे अपने निजी जीवन में पूजा पाठ करते ही हों, यह जरूरी नहीं है। स्वयं कल हमने शंपा शाह जी के उस वक्तव्य में देखा कि उन्होंने कहा कि उनके घरों में उस तरह से मूर्तियां नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। बेशक शाह साहब उपवास रखते हैं, तो लेकिन हम बतौर लेखक उनका चित्रण ही नहीं करे, यह उचित नहीं है। और आपने जो मैं कह रहा हूं कि शंपा जी ने जिस ओर इशारा किया वह बहुत ध्यान देने वाली बात है। मगर हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो भारतीय समाज है वह तो सही रूप में उभर कर आए। एक व्यक्ति के रूप में हम आस्तिक हो या नास्तिक, हमारे लेखक को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति, तर्क, अध्यात्म, आस्था, शास्त्र, साहित्य, ये सभी कुछ हमारे सामूहिक अवचेतन में एक साथ चल रहे होते हैं। एक तो यह बात मुझे लगी इस कहानी के साथ। एक दो बातें और भी कहूंगा, क्योंकि जो इस कहानी का नायक है गुन्नू, वह अब 42 बरस का हो गया है। इस कहानी के अंत में इस रहस्य को शाह साहब खोल देते हैं। यह कहानी कथा नायक और कथावाचक के संबंधों पर आधारित कहानी है। कथा नायक जो स्वयं गुन्नू है, हालांकि इस कहानी में जो मैं शैली में लिखी गई कहानी है वह अपनी पूरी कहानी भी रख रहा है, मगर इस तरह शाह साहब ने कथा नायक गुन्नू को माना और कथावाचक माना रामचंद्र ब्रह्मचारी को। उन दोनों को लेकर कई चीजें कही गई हैं। तो इसमें जब गुन्नू कहीं और रह रहा है, जिसकी आपने चर्चा भी की कि निजी अस्पताल में है, उसे चोट लग गई है, वह नीम बेहोशी से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, पीड़ा में है, तो कैसे वह अपने उस कथावाचक को याद कर रहा है और अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रहा है। तो यहाँ एक बात जो उनकी कई और कहानियों में भी है शर्मिला जी, वह यह कि विस्थापन जो हमारे समय का एक अटूट सच है, और हमसे पहले भी काफी पहले से विस्थापन पर केंद्रित साहित्य लेखन काफी मात्रा में हुआ है और विभिन्न भाषाओं में हुआ है, आज भी हो रहा है। तो विस्थापन और उससे निःसृत स्मृति की मनोहरता जो है वह उनकी कहानियों में हमें दिखाई पड़ती है। जहां विस्थापन है वहां स्मृतियां भी होंगी, और जब ये दोनों एक मनोहर ढंग से कहानी में आते हैं तो वह कहानी चाहे घटनाएं उसमें जैसी हो, जितनी हो, हमें बांध लेती है। और आपने जिसकी बात की कि शाह साहब जिस पहाड़ी अंचल से आते हैं, उनके पात्रों के संवाद में उस अंचल विशेष की छटा भी हमें दिखाई पड़ती है। कई ऐसे शब्द उनकी कहानियों में हैं जिनमें स्थानिकता के पुट भरे हुए हैं। इस तरह से पहाड़ी अंचल को आधिकारिक रूप में
जीवंत करने की पूरी कोशिश कथाकार की ओर से रहती है। यह कोशिश हम मनोहर श्याम जोशी, शैलेश मटियानी आदि के विभिन्न कहानियों में और उपन्यासों में भी पाते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जिसकी जी। ओर हम चर्चा कर सकते हैं। एक दो प्रतिक्रियाएं हम ले लें। शाह साहब आपके लिए लिख रहे हैं कि सचमुच बहुत संवेदनशील पाठ और विवेचन किया तुमने कहानी का। शशांक के चित्रों ने आनंद में वृद्धि की। धन्यवाद शाह साहब। और शशांक के चित्रों की बहुत प्रशंसाएं आई शंपा शाह जी की ओर से और शिवदयाल जी की ओर से। शाह साहब मेरे कुछ विश्लेषण पर भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे बिंदुओं की ओर इशारा किया आपने अर्पण जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, जी आपका जी। स्नेह है यही कहूंगा। और तमाम मित्रगण जो हैं, केपी शाह जी और हमारे सुरेश शॉ जी और तमाम लोग इस पूरे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और शशांक के चित्रकारी की भी प्रशंसा हो रही है। एक दो और बात शर्मिला जी जी। करते हैं इस कहानी को लेकर, और आपको भी कोई और बात याद आए तो आप जरूर कहें। एक तो यह कि शाह साहब की कहानियों में एक सहज संवाद है। वे अपने पाठकों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं और यह कहानी भी जो कथावाचक कहानी है जी। धीरे धीरे खुलती है। बिल्कुल। पात्रों को और प्रसंगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, शाह जी का कहानीकार इसे समझता है, इस धैर्य को भली भांति जानता है और क्रमशः यह कहानी भी हमारे समक्ष उद्घाटित होती चलती है। तो एक किस्सागो का जो एक सहज कौशल है, हम वह भी शाह साहब के भीतर देखते हैं। एक बात जिसकी ओर मैंने पहले भी इशारा किया, कथा नायक और कथावाचक को लेकर मुझे लगता है, और हम्म। तमाम मित्र भी शायद सहमत हों, कि यह कहानी कथावाचक रामचंद्र ब्रह्मचारी की तो है ही, यह कहानी उस कथावाचक से और कथावाचन की उस पूरी परंपरा से बेपनाह प्रेम करने वाले गुन्नू की भी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। यह जी। कहानी गुन्नू की इस रूप में भी है कि वह बचपन से उन सभी प्रसंगों को अपने भीतर समेटे हुए है। बेशक अभी कुछ घायल अवस्था में उसे ये चीजें ज्यादा शिद्दत से याद आ रही हैं। यही तो अवचेतन है कि किस जीवन के किसी खास मोड़ पर वह अवचेतन हमारे समक्ष बहुत ही गहन रूप में सामने आ जाता है, मगर कहीं भीतर रहता है तभी तो बाहर आता है। गुन्नू जो आज 42 वर्ष का है और गुन्नू इस अधेड़ अवस्था में अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। और एक देखिए कि कथा रस से समृद्ध उसका बचपन, जो कि अब संभव नहीं है, जिसकी ओर आपने भी इशारा किया शर्मिला जी, कि जी। अब हमारा परिवेश बदल गया। कथा हम्म। वाचन की वह परंपरा किसी और रूप में बेशक है, मगर हाँ। उस मौलिक रूप में नहीं है। तो वह जब देखता है कि उसका बचपन कथा रस से कितना समृद्ध था, और कथावाचक के साथ उसका स्नेह देखिए कि जब आरती की थाली में 1 रुपया भी जमा नहीं हो पाता है, तो वह चवन्नी जो वह लड़का चाट खाने के लिए कई दिनों रखा से था। अपने पास संभाले हुए है अपनी जेब हम्म। में, वह उसमें उस आरती की थाली में डाल देता है। जी मगर जी। बाद में कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है और जब वह ब्रह्मचारी उससे शराब मांगता है, तब उसके भीतर कैसे विस्फोट होते हैं। अभी जो कुछ देर पहले वह अपने मोहल्ले के लोगों को कोस रहा था कि ये कितने कंजूस हैं, हम्म। कथावाचक के लिए कुछ यथोचित सम्मान राशि भी जमा नहीं कर रहे, अचानक से वह यू टर्न लेता है। तो बिल्कुल। इस तरह से एक घटना के बल पर
एक संवाद के बल पर उस किशोर के मन के भीतर प्रवेश करते हुए सीधे सीधे एक जो यू टर्न लिया जाता है, सीधे उसका जो मोह भंग होता है, वह भी कहानीकार ने कम शब्दों में बखूबी हमारे समक्ष रखा है। तो यह कहीं ना कहीं, जिसकी बात आपने भी की थी, कि किशोरावस्था में जो हम आदर्श बनाते हैं, वह आदर्श हकीकत में नहीं होता है। वह किस कारण से शराब मांग रहा था, यह कहानी में बहुत स्पष्ट नहीं है। वहां पेट दर्द की बात की जाती है, जो बाद में उस किशोर के पिता भी उससे सहमत होते हैं कि उसको कुछ आराम मिल जाता, जो भी कहिए। मगर कैसे वह एक जिम्मेदार लड़का जो गुन्नू है, जो अपने पिता की दुकान पर भी बैठता है, घर की माली हालत ठीक नहीं है उसकी, लेकिन उसकी माँ या उसके पिता उससे कुछ नहीं कहते, मगर वह सहज जिम्मेदारी बोध से दुकान पर भी बैठता है। वह सिर्फ अपना आनंद नहीं देख रहा, वह कहीं न कहीं पिता की उन दुर्बलताओं को भी जानता है कि मेरे पिता उस तरह से बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, उधारी में सामान दे देते हैं और वह उधारी कभी आती नहीं वापस। इन सब के बीच उस लड़के का उस कथावाचक के साथ जो मोहभंग होता है, उसका चित्रण भी अद्भुत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो वह इस शिद्दत से अपनी 42 वर्ष की उम्र में जो अब याद कर रहा है वह रामचंद्र ब्रह्मचारी को, हो सकता है कि वह कुंठा जो उसके भीतर रह गई कि यार कथावाचक तो अभी और उस शहर में रहता, वह शहर भ्रमण की बात कर रहा था, कहीं मेरी इस हरकत से वह शहर छोड़कर न चला गया हो। तो यह जो उसके अंदर का जो अपराध बोध है, कुंठा नहीं, अपराध बोध समझे, यह अपराध बोध भी उसके भीतर है, और शायद जी। तभी वह इस तरह से अपने उस कथावाचक को याद कर रहा है। तो इस तरह से कुछ और प्रसंग थे, आप कुछ कहना चाहें तो कहें जी। नहीं अर्पण जी, आपने बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को, कई प्रसंगों को विस्तार से कहा है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि अब समय भी हो गया है, जी। और भी कई ऐसी बातें की जा सकती हैं, लेकिन कभी किसी और अवसर पर। शर्मिला जी, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपने समय निकाला और इतना बेहतरीन पाठ किया, कहानियों का इस तरह से विश्लेषण किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। और उन तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित कर रहे हैं, उन सभी मित्रों का एक बार पुनः शुक्रिया। आपका भी जी धन्यवाद अर्पण जी। मित्रों, हम शाह जी पर केंद्रित इस एकाग्र में कल पुनः एक नई कड़ी के साथ मिलते हैं। संभवतः 2 कड़ियां हों कल, क्योंकि कल और परसों हम लोग इस एकाग्र में अपनी बात रखेंगे, और तमाम वक्तागण आएंगे और वे अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद 24 तारीख को हम लोग इस एकाग्र को विधिवत समाप्त करेंगे, इसे विराम देंगे। शुक्रिया शर्मिला जी, शुभ रात्रि, जी। नमस्कार।